नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग चुस्त दुरुस्त और मस्त होंगे। आशा करते हैं कि सभी लोग चुस्त दुरुस्त और मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस टाइम जितनी भी क्लासें आपकी हुई, इससे पहले वो सब आपकी थ्योरी की क्लास थी। इसके बाद हमने आपको बैक टू बैक जितने इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वे सब आपको एक एक करके अच्छे से बताया जा रहा है और आशा करते हैं कि आपको पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे होंगे धीरे धीरे। बताओ भाई, आवाज़ सही आ रही है? किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो बंधु, किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है? जिससे आपको अगर लगता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में ये दिक्कत है हमारे साथ। बताओ भाई, आपको तैयारी बेहतर करनी पड़ेगी। तैयारी करने के लिए आपको मेहनत अच्छे से करनी पड़ेगी। मेहनत करने के लिए आपको सब कुछ छोड़ के केवल पढ़ाई में लगना पड़ेगा, तभी तो बात बनेगी। बताओ भाई, किसी प्रकार की दिक्कत? हमने आपको पहले थ्योरी पढ़ाई और उसके बाद उस थ्योरी से और जो आपकी परीक्षाओं में इकोनॉमिक्स के पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं उनको वन बाय वन करके आपको बहुत अच्छे से बताया जा रहा है, जिससे आपको पूरी तरह से कंठस्थ हो जाए। बताओ बंधु, आवाज आ रही है? किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है। चलो भाई, इस स्लाइड का पहला क्वेश्चन, और वैसे ये 91 नंबर क्वेश्चन है। आप देख रहे होंगे पहला क्वेश्चन, अगर इस क्लास की बात करें तो पहला क्वेश्चन है। वैसे इस पूरे की बात करें तो 91 नंबर क्वेश्चन है। आर्थिक समीक्षा, क्या आर्थिक समीक्षा को तैयार करने, क्या आर्थिक समीक्षा को तैयार करने तथा प्रकाशित करने का दायित्व निम्नलिखित में से किसको है? आर्थिक समीक्षा को तैयार करने तथा प्रकाशित करने का दायित्व निम्नलिखित में से किसको है? बोलो भाई, जल्दी बोलो, किसको है? आयोग को, योजना तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय को, वित्त मंत्रालय को, या आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो, नीति आयोग लिख सकते हो। नीति आयोग को, किसको? नीति आयोग, नीति आयोग को। एक ऑप्शन ये बना सकते हो, ठीक है, एक ऑप्शन आप ये बना सकते हो, ठीक है। तो आर्थिक समीक्षा को तैयार करने तथा प्रकाशित करने का दायित्व निम्नलिखित में से किसको है? नीति आयोग को, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को, वित्त मंत्रालय को, या भारतीय रिजर्व बैंक को? जल्दी बताओ भाई, भारतीय रिजर्व बैंक को। बोलो भाई, सभी लोग आंसर करेंगे। आर्थिक समीक्षा को तैयार करने तथा प्रकाशित करने का दायित्व निम्नलिखित में किसको है? तो आपका आंसर होना चाहिए वित्त मंत्रालय को। किसको है भाई? वित्त मंत्रालय को। आंसर क्या होगा? वित्त मंत्रालय होगा। बताओ भाई, किसी प्रकार की कोई समस्या? बोलो भाई, वित्त मंत्रालय को होगी, ठीक है, सही है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर करते चलते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व, आगामी वर्ष के प्रस्तुतिकरण के पश्चात, वित्त विधेयक के प्रस्तुतिकरण के पश्चात, उसका बजट के प्रस्तुतिकरण से कोई संबंध नहीं होता है। बोलो भाई, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो होगा भैया, होगा आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। संसद आप जानते हो, संसद की बात करें तो संसद किस आर्टिकल में है? बोलो भाई, 79 में है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता, चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को किस वर्ष से घोषित किया गया? किस वर्ष से घोषित किया गया है? चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को किस वर्ष से घोषित किया गया है? 1994 से, 1996 से, 1998 से, या 2001 से?
बोलो भाई, सभी बंधु बोलेंगे तभी तो मजा आएगा। बताओ भाई। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है तो आपको पता होना चाहिए 1994 ईस्वी से। क्या? चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को किस वर्ष से घोषित किया गया? आंसर आएगा 1994 से। ठीक है, क्या आंसर आएगा? 1994 में। क्या? 1994 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिला साख योजना बनाई जाती है। जिला साख योजना बनाई जाती है। जिला साख योजना किसके द्वारा बनाई जाती है? लीड बैंक के अंतर्गत, नाबार्ड के अंतर्गत, जिला पंचायत के अंतर्गत या भारतीय स्टेट बैंक के अंतर्गत? बताओ भाई, बोलो भाई। भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई जिसको बोलते हो। क्या बोलते हो? एसबीआई, है ना। एसबीआई की आपसे पूछे कि एसबीआई की स्थापना कब हुई थी तो आप कहोगे 1995 ईस्वी में। क्या? सॉरी, 1955 ईस्वी में। आपसे ये भी पूछा जाता है एसबीआई का पहले नाम क्या था, तो इसका नाम इंपीरियल बैंक था। ठीक है, बाद में परिवर्तित करके एसबीआई। अगर पूछे एसबीआई का हेडक्वार्टर कहां है तो एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। कहां है? एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। जिला साख योजना बनाई जाती है लीड बैंक के अंतर्गत। क्या बताओगे? लीड बैंक के अंतर्गत जिला साख योजना बनाई जाती है। लीड बैंक के अंतर्गत जिला साख योजना बनाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई किस प्रधानमंत्री के द्वारा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति किस प्रधानमंत्री के द्वारा घोषित की गई थी? जल्दी बताओ भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जा चुका है। उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति किस प्रधानमंत्री के द्वारा घोषित किया गया था? आंसर आएगा नरसिम्हा राव, पीबी नरसिम्हा राव के द्वारा। क्या बताओगे? पीबी नरसिम्हा राव के द्वारा यह घोषित किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोड वेट संबंधित है। मोड वेट का संबंध किससे है? मोड वेट का संबंध किससे है? बताओ भाई। मोड वेट का संबंध किससे है या मोड वेट संबंधित है उत्पाद कर से, मूल्य वर्धित कर से, धन कर से या आय कर से? तो आप कहोगे मूल्य वर्धित कर, जिसको हम लोग बोलते हैं वैट, है ना। आपने इसको पढ़ रखा है थ्योरी में। अगर हम आपसे पूछें कि विश्व में सबसे पहले वैट कहां लागू हुआ? विश्व में सबसे पहले वैट किस देश में लागू हुआ? किस देश में लागू हुआ? किस देश में लागू हुआ? बताओ भाई, किस देश में लागू हुआ? तो आप कहोगे सर जर्मनी देश में लागू हुआ। कहां? जर्मनी। अगर आपसे पूछे कि जर्मनी में वैट कब लागू हुआ तो आप कहोगे 1918 ईस्वी में। क्या बताओगे? 1918 ईस्वी में जर्मनी में वैट लागू हुआ था। लेकिन आपसे पूछे कि भारत में पहली बार किस राज्य में और कब लगाया गया? और कब लगाया गया? ये क्वेश्चन है, कब लगाया गया क्या वैट? तो आप कहोगे सर 2005 में। कब? 2005 में। और कौन सा राज्य था? तो मेरे दोस्त हरियाणा पहला भारत का ऐसा राज्य था जिसने अपने यहां वैट लागू किया था। अगर पेपर में आपसे पूछे कि बताओ पूरे भारत में वैट कब लागू हुआ तो 1 अप्रैल 2008 को पूरे भारत में लागू हुआ। और भारत का सबसे अंतिम राज्य जिसने वैट अपने यहां लागू किया वो आपका अपना उत्तर प्रदेश था। कौन था? उत्तर प्रदेश था, जिसमें 1 अप्रैल 2008 को वैट लागू हुआ था। इस प्रकार से पूरे भारत देश में वैट कब लागू हुआ तो आप कहोगे 2008 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया गया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन मिल गया। निम्न करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया जाता, माने केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है
और वसूला जाता है, किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है। देखो इसका कहने का मतलब यह है, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि ऐसा कौन सा टैक्स है जो केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है और केंद्र सरकार के द्वारा वसूला जाता है, लेकिन बंटवारा जो होता है वो राज्य और केंद्र दोनों में होता है। इसमें से कौन सा है? कारपोरेशन कर, कृषि आय के अतिरिक्त अन्य कर पर, रेल किराए तथा माल भाड़े के कर पर, या सीमा शुल्क पर? बताओ भाई, जल्दी बोलो। तो इसका आंसर क्या होगा? कृषि आय के अतिरिक्त अन्य पर जो कर लगता है वो इसका आंसर हो जाएगा। बताओ भाई, किसी प्रकार की दिक्कत, कोई समस्या? बोलो भाई। नहीं समस्या है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, केलकर समिति ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में निगम कर को घटाकर कितना कर दिया था? बताओ भाई, बोलो भाई, जल्दी बोलो, जल्दी बोलोगे तभी तो जानेंगे। केलकर समिति ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में निगम कर को घटाकर कितना कर दिया था? बोलो भाई, जल्दी बताओ। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 30% से करने का सुझाव दिया था। 30% करने का सुझाव किसने दिया था? विजय केलकर समिति ने दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? आयकर है, निगम कर है जिसको कारपोरेट टैक्स बोलते हैं, सीमा शुल्क है, या उत्पाद शुल्क है? भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है, भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? आयकर है, निगम कर है, सीमा शुल्क है, या उत्पाद शुल्क है? बोलो भाई। भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत हमने आपको बताया था कौन सा है? निगम कर है। हमने कई बार ये क्वेश्चन बताया है कि भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा कर कौन सा है, तो आप कहोगे निगम कर है। क्या इतने में कोई दिक्कत? अगर इतने में कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? सेवा कर, सीमा कर, मार्ग कर, या शिक्षा कर? तो मार्ग कर तो आप जानते हो टोल टैक्स है ना? बोलो भाई। ये राज्य सरकार के अधीन होता, बनाती देखो जीटी रोड जो रोड है वो केंद्र सरकार के द्वारा बनाई जाती है, लेकिन टैक्स जो होता है वो राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, अपने अपने राज्य का। तो पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है, तो आप कहोगे टोल टैक्स। क्या बताओगे? टोल टैक्स राज्य सरकार के अधीन होता है, संबंधित राज्य लेती है, उसके बाद अपने हिसाब से केंद्र सरकार को भेजती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस संस्था की अध्यक्षता किसी महिला ने नहीं की है? बहुत बढ़िया। मतलब यह पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस संस्था की अध्यक्षता किसी महिला ने अभी तक नहीं की है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, माने इसकी अध्यक्ष कभी महिला नहीं रही है। योजना आयोग जिसको प्लानिंग कमीशन बोलते हैं, चुनाव आयोग, या उपर्युक्त सभी? बहुत प्यारा क्वेश्चन। समझ गए होंगे क्वेश्चन को? जी बिल्कुल समझ गए होंगे। बताओ भाई, पूछा गया है कि निम्न में से किस संस्था की अध्यक्षता किसी महिला ने अभी तक नहीं की है? बोलो भाई, क्या बताओगे? जल्दी बोलो तभी तो जानेंगे। तो आप समझो कि अभी तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कोई भी अध्यक्ष महिला नहीं हुई है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अभी तक अध्यक्ष कोई महिला नहीं हुई है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आवाज आ रही ना? ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष करों में प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों, किस लिए या क्यों? अप्रत्यक्ष करों में प्रतिगामी कर व्यवस्था
किसे कहा जाता है? ये प्रत्यक्ष करों की तुलना में अधिक दर पर लगाए जाते हैं। ये सभी आय समूहों पर समान दरों पर लगाए जाते हैं। ये सभी आय समूहों पर समान नहीं लगाए जाते हैं। बोलो भाई, जल्दी बोलो, अच्छे बोलो, सभी भैया बोलो। अप्रत्यक्ष करों में प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता? तो आप कहोगे ये सभी आय समूह पर समान दरों पर लगाए जाते हैं। किस पे? समान दरों पर लगते हैं। ठीक है, समान दरों पर लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति के आकलन का सबसे प्रचलित मापदंड है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में मुद्रास्फीति के आकलन का सबसे प्रचलित मापदंड है। बोलो भाई, भारत में मुद्रास्फीति के आकलन का सबसे प्रचलित मापदंड क्या है? मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, औद्योगिक वस्तुओं का मूल्य सूचकांक। बोलो भाई, इसका आंसर तो सभी को आना चाहिए। बोलो। तो सभी लोग जानते हो थोक मूल्य सूचांक जो है भारत में मुद्रास्फीति के आकलन का सबसे प्रचलित मापदंड है। इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको चाहो तो आप आईएमपी कर सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में मुद्रास्फीति के आकलन का सबसे प्रचलित मापदंड कौन सा है? आंसर आएगा थोक मूल्य सूचकांक है। क्या है? थोक मूल्य सूचकांक है। क्या बताओगे भाई? थोक मूल्य सूचकांक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति के अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित वर्ग हेतु लाभकारी है। मुद्रास्फीति के अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित वर्ग हेतु लाभकारी है। लेन देन में, बांड एवं प्रतिभूतियों में निवेशक के लिए, देनदार के लिए या उपभोक्ता के लिए। जब मुद्रास्फीति होती है तो किसको लाभ पहुंचता है? किस वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचता है, ये बताना है आपको। तो जो देनदार होता है मुद्रास्फीति में उसको लाभ पहुंचता है। ठीक है, मुद्रास्फीति में देनदार को क्या होता है? लाभ पहुंचता है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान देना, ये नहीं वाला शब्द जरूर याद रखा करो। ठीक है, क्योंकि हम लोग जल्दबाजी में ये पढ़ते नहीं, ध्यान नहीं देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, मुद्रास्फीति से आय के वितरण में असमानता पैदा होती है। बहुत बढ़िया। दूसरा है, मुद्रास्फीति का रोजगार स्तर पर अनुकूल प्रभाव पड़ सकता है। ऐसा है क्या? अगला है, मुद्रास्फीति को केवल मौद्रिक उपायों से नियंत्रित किया जा सकता है। अच्छा। अगला है, अस्फीति मुद्रा की तुलना में अधिक हानिकारक है। मतलब मुद्रा की तुलना में, मुद्रास्फीति होना चाहिए की तुलना में अधिक हानिकारक है। तो मुद्रा अस्फीति जो होती है मुद्रास्फीति से अधिक भयानक होती है, ये बात तो सत्य है। लेकिन इसने पूछा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये हमें देखना है। तो मुद्रास्फीति को केवल मौद्रिक उपायों से नियंत्रित किया जा सकता है, ये पॉइंट गलत है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। और इसमें जितने भी हैं, मुद्रास्फीति से आय के वितरण में असमानता पैदा होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, मुद्रास्फीति का रोजगार स्तर पर अनुकूल प्रभाव पड़ सकता है, जरूरी नहीं, पड़ भी सकता है। अगला है, अपस्फीति मुद्रा की तुलना में अधिक हानिकारक है, बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, मौद्रिक नीति है। मौद्रिक नीति क्या होती है? राजकोषीय नीति के विपरीत होती है, राजकोषीय नीति की पूरक होती है, मंदी के दौरान अधिक प्रभावी होती है, प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु प्रत्यक्ष उपाय है। बोलो भाई, जल्दी बताओ सभी लोग। तो प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु प्रत्यक्ष उपाय है। प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु प्रत्यक्ष उपाय है कौन? मौद्रिक नीति। समझ में आ रही बात? बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य है। विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन है ये आपका कि विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? विनिमय दर की स्थिरता को बनाए रखना,
मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, पुनर्निर्माण हेतु ऋण देना, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ भाई, विश्व बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो सभी लोग जानते हो विश्व बैंक से पूरे दुनिया के देश जो भी उसमें शामिल होते हैं उनको क्या मिलता है? ऋण मिलता है। पुनर्निर्माण हेतु ऋण देना, ठीक है, कर्ज मिलता है। बोलो भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत अच्छा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आवाज आ रही ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। बोलो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करता है? कौन सी बैंक कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र को विकसित करता क्या है? ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करता है। बताओ भाई। किसी का आंसर आया? अभी तक ना आया? बोलो भाई। तो आंसर इसका क्या होगा? नाबार्ड बैंक। क्या होगा? नाबार्ड। अब आपसे पूछे कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो आप बताएंगे 1 जुलाई 1982 ईस्वी को हुई थी। आपसे पूछे नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहां है? तो हमने आपको बताया नाबार्ड की स्थापना 1 जुलाई 1982 को हुई। इसका हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई में। कहां है भैया? मुंबई में है। नाबार्ड का कार्य क्या है? कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करना नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य होता है। ये कई बार एग्जामों में क्वेश्चन देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का मौद्रिक प्राधिकरण है? निम्न में से कौन भारत का मौद्रिक प्राधिकरण है? वित्त आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग या वित्त मंत्रालय? बताओ भाई, निम्नलिखित में से कौन भारत का मौद्रिक प्राधिकरण है? वित्त आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग या वित्त मंत्रालय? तो मौद्रिक प्राधिकरण को कौन देखता है? तो आप कहोगे भारतीय रिजर्व बैंक, है ना। भारतीय रिजर्व मतलब आरबीआई। फिर से एक बार आरबीआई के बारे में देखो। अगर आपसे पूछे कि आरबीआई की स्थापना कब हुई तो आप कहोगे 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। पूछा जाता है आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां है? आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। आपसे पूछा जाता है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो आप कहोगे 1 जनवरी, क्या? 1 जनवरी 1949 ईस्वी को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। आरबीआई का प्रथम गवर्नर कौन था? प्रथम गवर्नर कौन था? आरबीआई का प्रथम गवर्नर, तो आप कहोगे ऑसबॉर्न स्मिथ। क्या बोलोगे? ऑसबॉर्न स्मिथ थे। प्रथम गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, ठीक है। और अगर पूछे कि पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? अगर बात करें पहले भारतीय गवर्नर का नाम बताओ, भारतीय गवर्नर का नाम बताओ, तो आप कहोगे सीडी देशमुख। क्या बोलोगे? सीडी देशमुख इसके पहले गवर्नर थे। पहले भारतीय गवर्नर पूछे तो सीडी देशमुख, और पूछे आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे तो आप कहोगे ऑसबॉर्न स्मिथ। और वर्तमान काल में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो आप कहोगे शक्तिकांत दास। आंसर क्या होगा? भारतीय रिजर्व बैंक होगा। बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के वाणिज्यिक बैंकों की ग्राहक सेवा सुधार हेतु बनी कमेटी जानी जाती है। भारत के वाणिज्यिक बैंकों की ग्राहक सेवा सुधार हेतु बनी कमेटी जानी जाती है। नरसिम्हन कमेटी, रेड्डी कमेटी, रंगराजन कमेटी या गोपुरिया कमेटी? बोलो भाई, जल्दी बोलो। भारत के वाणिज्यिक बैंकों की ग्राहक सेवा सुधार हेतु बनी कमेटी जानी जाती है, तो आप कहोगे गोपुरिया कमेटी। कौन सी? गोपुरिया कमेटी हेतु। भारत के वाणिज्यिक बैंकों की ग्राहक सेवा सुधार हेतु बनी कमेटी कौन सी है? तो आप कहोगे गोपुरिया कमेटी है। कौन सी? गोपुरिया कमेटी के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है? बहुत बढ़िया। मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है? नाबार्ड, एसबीआई, आरबीआई, इनमें से कोई नहीं। नाबार्ड, एसबीआई, आरबीआई, इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई, बोलो भाई। तो सभी लोग जानते हो बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को। भारत में बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? तो आप कहोगे इसको क्या कहा जाता है? बैंकों का बैंक। क्या कहते हैं? बैंकों का बैंक। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा जाता है। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। बोलो भाई, किसी प्रकार की समस्या नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में विमुद्रीकरण का कौन सा औपचारिक उद्देश्य नहीं है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। फिर से एक बार लल्लन टॉप क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारत में विमुद्रीकरण का कौन सा औपचारिक उद्देश्य नहीं है? पहला है अर्थव्यवस्था में नकदी की मात्रा को कम करना। अच्छा भाई। दूसरा है संव्यवहार के अंकीय तरीकों का अधिक उपयोग करना। तीसरा है कर आधार को बढ़ावा देना। चौथा है जीडीपी की विकास दर में वृद्धि करना। जीडीपी में विकास दर में वृद्धि करना। बताओ भाई, इसका उद्देश्य नहीं है। विमुद्रीकरण का कौन सा औपचारिक उद्देश्य नहीं है? अर्थव्यवस्था में नकदी की मात्रा को कम करना, यह भी सही है। समव्यवहार के अंकीय तरीकों को अधिक उपयोग करना, यह भी सही है। कर आधार को बढ़ावा देना, यह भी सही। और पूछा कौन है, कौन सा नहीं है? तो जीडीपी की विकास दर में वृद्धि करना इसका काम नहीं है। बात समझे कि नहीं? समझ गए होंगे। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खुले बाजार, है ना, खुले बाजार की कार्यवाहियां समाहित होती हैं। खुले बाजार की कार्यवाहियां समाहित होती हैं साख नियंत्रण की गुणात्मक विधियों में, साख नियंत्रण की परिणात्मक विधियों में, राजकोषीय, है ना, राजकोषीय नीति नियंत्रण में, श्रम नीति नियंत्रण में। बोलो भाई, बताओ क्या आंसर होगा? खुले बाजार की कार्यवाहियां समाहित होती हैं साख नियंत्रण की गुणात्मक विधियों में, साख नियंत्रण की परिणात्मक विधियों में, राजकोषीय नीति नियंत्रण में, श्रम नीति नियंत्रण में। आंसर बताओ भाई, इसका आंसर क्या होगा? तो सभी लोग जानते हैं खुले बाजार की कार्यवाहियां समाहित होती हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? साख नियंत्रण की परिणात्मक विधियों पे ध्यान देना होता है। साख नियंत्रण की परिणात्मक विधियों में ध्यान देना होता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो आ गया कूट का क्वेश्चन, है ना। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति की दर गिरने का निहितार्थ है? कीमतें गिर गई हैं तब मुद्रास्फीति हो सकती है। कीमतें पहले की तुलना में अधिक धीमे से बह रही हैं। तीसरा है खाद्य पूर्ति बढ़ गई है। औद्योगिक विकास गतिहीन है। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। तो निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति की दर गिरने का निहितार्थ है? तो पहली बात तो यह है कि कीमतें गिरेंगी, बिल्कुल। कीमतें पहले की तुलना में अधिक धीमी बहेंगी, गलत है।
खाद्य पूर्ति बढ़ गई है, ये सही। तो आंसर जो होगा 1 और 3 होगा। क्या होगा? 1 और 3 इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया था। भारतीय रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया था? भारतीय रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया था? पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया था? 1994, 1995, 1996, 1997। शायद इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? 1994 में भारतीय रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तन बनाया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्तमान में रुपए की परिवर्तनशीलता का अर्थ है। वर्तमान में रुपए की परिवर्तनशीलता का अर्थ है कि रुपया सभी प्रकार के लेन देन के लिए विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय है। अच्छा, पैसे का परिवर्तनशीलता का अर्थ क्या है ना? तो पहला है रुपया, ये रुपया है। रुपया सभी प्रकार के लेन देन के लिए विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय है, बिल्कुल। दूसरा, रुपया सभी प्रकार के व्यापार के लिए विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय है। तीसरा, रुपया सभी प्रकार के चालू व्यवहारों के लिए विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय है। रुपया सभी प्रकार के पूंजीगत व्यवहारों के लिए विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय है। बताओ भाई, इसका आंसर करो। सर जी, ये तो सब एक चीज एक ही तरह बता रहा है। तो रुपया सभी प्रकार के चालू व्यवहारों के लिए विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय है। रुपया सभी प्रकार के व्यवहारों के लिए, रुपया सभी प्रकार के चालू व्यवहारों के लिए विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय है। क्या है? विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय है। बोलो भाई, कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही के वर्षों में भारतीय रुपया निम्न में से किस मुद्रा के मुकाबले मजबूत हुआ है? हाल ही के वर्षों में भारतीय रुपया निम्न में से किस मुद्रा के मुकाबले मजबूत हुआ है? बोलो भाई। भारतीय मुद्रा मजबूत हुआ है। हाल ही के वर्षों में भारतीय रुपया निम्न में से किस मुद्रा के मुकाबले मजबूत हुआ है? आंसर आएगा डॉलर। क्या आएगा? डॉलर। अगर हम बात करें यूरोप की, यूरो कहां की मुद्रा है? तो आप कहोगे यूरोप महाद्वीप के। क्या? यूरोप महाद्वीप के लगभग 19 देशों की मुद्रा है। 19 देशों की मुद्रा है। 19 देशों की मुद्रा कौन सी चलती है? यूरो। डॉलर आप जानते हो यूएसए में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में और इस तरह कई देशों में चलती है। एन की अगर बात करें तो कहां की मुद्रा है? जापान की मुद्रा का क्या नाम है? एन है। पाउंड स्टर्लिंग की बात करें तो आप क्या बताएंगे? पाउंड स्टर्लिंग कहां की मुद्रा है? ये आप बताइएगा। पाउंड जो आपकी है वो आपकी यूके में चलती है। अगला है, भारत में कागजी प्रथम बार कब शुरू की गई थी? भारत में कागजी मुद्रा है, ठीक है, इसको लिख सकते हो कागजी मुद्रा। भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी? 1862 ईस्वी में, 1542 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में, 1601 ईस्वी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और फिर से हमने आपके सामने रख दिया है। बोलो भाई। बोलो भाई। आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा 1862 में। कब बताओगे? 1862 ईस्वी में पहली बार भारत में जो नोट आई ना, कागज की मुद्रा, इसको बोलते हैं कागजी मुद्रा, ठीक है। जो नोट है इसी को कागजी मुद्रा बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है? मूल्य स्थिरता, आर्थिक स्थायित्व,
आय एवं परिसंपत्तियों का सामयिक वितरण या विदेशी विनिमय दर स्थिरता। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है? बोलो भाई, कौन मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है? मूल्य स्थिरता ये है, आर्थिक स्थायित्व ये भी है, आय एवं परिसंपत्तियों का सामयिक वितरण ये भी है। आंसर क्या होगा? नहीं है। विदेशी विनिमय दर स्थिरता से मुद्रा मौद्रिक नीति का कोई उद्देश्य, कोई मतलब ना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई कहां कहां होती है? ठीक है, भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई कहां कहां होती है? दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में। दिल्ली में, कोलकाता में, हैदराबाद में। मुंबई में, दिल्ली में, बेंगलोर में। मुंबई में, कोलकाता में, हैदराबाद में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। सिक्के जो देख रहे हो आज पता चल जाएगा ये कहां से आते हैं। तो एक चीज तो आप निश्चित कर लो कि भारत में सिक्कों की ढलाई जहां जहां पे दिल्ली है ना, उसमें तो होगा ही नहीं। भारत में सिक्कों की ढलाई दिल्ली में नहीं होती है। तो जो जो ऑप्शन आपको दिल्ली वाले दिखाई दे रहे हैं वो काट दो। जैसे ये दिल्ली हो गया, नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो दिल्ली वाला जो ऑप्शन है इसको काट दो। आपको मिलेगा मुंबई में, कोलकाता में, हैदराबाद में। ठीक है, अगर पूछे हैदराबाद किस नदी के किनारे है? हैदराबाद किस नदी के किनारे है? बोलो भाई, हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो आप कहोगे मूसी नदी के किनारे। किसके किनारे? मूसी नदी के किनारे आपकी स्थित है हैदराबाद। ठीक है, बहुत बड़े। कोलकाता आप जानते हो हुगली नदी के किनारे। किसके? हुगली। दिल्ली आप जानते हो यमुना नदी के किनारे। किसके? यमुना। मुंबई कहां है? सेल्सेट द्वीप पर स्थित है। बोलो भाई, कोई समस्या, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में M3 के अंतर्गत शामिल होता है। भारत में M3 के अंतर्गत क्या शामिल होता है? बताओ भाई। भारत में M3 के अंतर्गत क्या शामिल होता है? बैंकों के पास सावधि जमा, बिल्कुल। बैंकों के पास मांग जमा, जनता के पास कागजी मुद्रा, तीनों होती हैं। तो इसलिए आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। क्या होगा? उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आरबीआई का मुख्यालय कहां पर स्थित है? कई बार हमने बताया है आरबीआई का मुख्यालय आपका मुंबई में स्थित है। कहां है? मुंबई में स्थित है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें लिखा हो चेन्नई। आपसे पूछे चेन्नई का पुराना नाम क्या है? अगर आपसे कोई पूछे चेन्नई का पुराना नाम क्या है तो आप बताएंगे चेन्नई का पुराना नाम मद्रास है। चेन्नई का पुराना नाम क्या है भैया? मद्रास है। और चेन्नई किसकी राजधानी है? तो आप कहोगे तमिलनाडु की राजधानी है। किसकी? चेन्नई किसकी राजधानी है? तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। बोलो भाई, किसी प्रकार दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिजर्व बैंक के उस गवर्नर का नाम बताइए जो वित्त मंत्री भी हुए हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है ना। पूछा गया है कि रिजर्व बैंक के उस गवर्नर का नाम बताइए जो भारत का वित्त मंत्री भी रहा है। रिजर्व बैंक के उस गवर्नर का नाम बताइए जो वित्त मंत्री के पद में भी रहा है। तो आप कहोगे सीडी देशमुख। और सीडी देशमुख हमने आपको बताया है कि ये पहले आरबीआई के भारतीय गवर्नर थे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो हमने आपको कई बार बताया है कि भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव वही बैंकों की बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा
किया जाता है? बताओ भाई, क्वेश्चन बहुत प्यारे प्यारे हैं। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? पहला ऑप्शन है आरबीआई के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है एसबीआई के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। जो पढ़ा नहीं वो इसी पर टिक करेगा, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। और चौथा है भारतीय आयात निर्यात बैंक। तो भारतीय आयात निर्यात बैंक का क्या नाम है? तो आपने पढ़ा होगा एक्सिस बैंक, है ना, एक्सिम बैंक का नाम आपने सुना होगा। तो उसकी वो आयात निर्यात के लिए है। तो भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? आंसर आएगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा प्यारे? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृत देता है? निम्नलिखित में से कौन माल के आयात हेतु, माल मतलब सामान का, है ना, सामान, माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृत देता है? कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक, विनिमय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक या वित्त मंत्रालय? जल्दी बताओ भाई, इसका आंसर क्या होगा? बोलो भाई, इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर आएगा भारतीय रिजर्व बैंक। कौन देगा? आरबीआई। बोलो भाई, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या आशय है? भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या आशय है? बोलो भाई। तो आप कहोगे सिक्योरिटीज में व्यापार करना। किसमें? सिक्योरिटीज में व्यापार करने से आशय इसका है। अगला है, गिल्ट एल्ड बाजार संबंधित है। गिल्ट एल्ड बाजार किससे संबंधित है? गिल्ट एल्ड बाजार किससे संबंधित है? तो आंसर आएगा धातुओं के व्यापार से, ऋण पत्रों के व्यापार से, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से या शस्त्रों के व्यापार से? इसका आंसर बताओगे? इसका आंसर होगा सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से ये बताया जाता है। बोलो भाई, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विदेशी पूंजी में सम्मिलित है। विदेशी पूंजी में क्या सम्मिलित है? विदेशी सहायता, वाणिज्यिक ऋण, विदेशी विनिमय या उपर्युक्त सभी? विदेशी पूंजी से सम्मिलित, विदेशी पूंजी में सम्मिलित है। तो आंसर इसका आना चाहिए उपर्युक्त सभी चीजें शामिल होती हैं। विदेशी विनियोग, विदेशी सहायता, वाणिज्यिक ऋण, उपर्युक्त सभी। तो आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लाभ मात्र अनुपात में सुधार निम्नलिखित के द्वारा किया जा सकता है। लाभ मात्र अनुपात में सुधार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? बिक्री कीमत में वृद्धि हेतु, बिक्री मिश्रण में वृद्धि हेतु, परिवर्तनशील लागत को कम करना या उपर्युक्त सभी? आंसर होगा उपर्युक्त सभी। क्या होगा? उपर्युक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन। आंतरिक व्यापार संबंधित होता है घुड़दौड़ से, करारोपण से, सार्वजनिक खर्च से या शेयर बाजार से? आंतरिक व्यापार संबंधित होता है तो आप कहोगे शेयर बाजार या शेयर मार्केट से। तो ये आपके क्वेश्चन थे। 130 क्वेश्चन आपको पूरे मिल गए हैं। 4 स्लाइडों में आपको देखने को मिले ये पूरे क्वेश्चन और विधिवत तरीके से आपको बताया गया। आशा करता हूं आपको समझ में आएगा। अगर और भी क्वेश्चन मिलते हैं इसके इकोनॉमिक्स के जो पेपर में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है तो आपको जरूर कराया जाएगा, जिससे आपकी इकोनॉमिक्स में जो कमियां थी वो आपकी दूर हो जाए और बेहतर तरीके से आप कुछ कर सके अपने पेपर के लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बातें कल होंगी। जय हिंद साथियों।